नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे डिंडोरी में आज पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और खाली बर्तन रखकर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। समनापुर जनपद मुख्यालय से लगे सुंदरपुर गांव में ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के चलते करीब 3 घंटे तक डिंडोरी बिछा स्टेट हाईवे बंद रहा। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को मनाकर समझाकर मामला शांत कराया। ग्रामीणों की माने तो 6 दिनों से नल जल योजना बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण ग्रामीणों को पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 6 दिन होगा बेटा, यहाँ हैंडपंप नहीं है, हैंडपंप मेरा है उनको भी बिगाड़ दिए। अरे थोड़ी बहुत पीने को मिल जाता था, चलो नहाने चले जाते थे, पर पीने को भी नहीं मिल रहा है। अब पानी को हमारे लड़के बच्चे हो सही है। तो सुना आपने, पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता विजय जुड़ गए हैं। विजय, पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा है, बाकी उपयोग के लिए तो बात ही दूर है। आक्रोशित ग्रामीणों का जमकर हंगामा देखने को मिला। फिलहाल अभी क्या स्थिति है? जी रेणु, बिल्कुल निश्चित कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो स्थानीय प्रशासन है उसकी लापरवाही सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो मामला है समनापुर जनपद पंचायत मुख्यालय से लगा हुआ सुंदरपुर ग्राम में है, जहां पर बिछिया डिंडोरी स्टेट हाईवे है, वहां पर आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 6 दिनों से लगातार जो है उनको पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है और ग्राम पंचायत ने कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त था। और आज उन्होंने जो है सुबह करीब 7 बजे से ही सड़क पर खाली बर्तन रखकर बैठ गए थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। घटना की जानकारी लगते ही जैसे पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश दी ग्रामीणों को, तब कहीं जाकर जो है मामला शांत हुआ और आवागमन बहाल हो पाया। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जो ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव हैं उनसे लगातार वो मांग करते रहे हैं, शिकायत करते रहे हैं कि उनके लिए पानी के इंतजाम किए जाए। नल जल योजना पिछले 6 दिनों से बंद पड़ी हुई है, लेकिन सरपंच सचिवों ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। लिहाजा आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्टेट हाईवे में चक्काजाम कर दिया। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विजय तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से पुलिस को काफी समझाइश देनी पड़ी और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। ग्वालियर की बात करेंगे, जहां ग्वालियर में रफ्तार का कहर बरपा। बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और बाइक और स्कूटी सवार 2 पीछे से रौंदा। हादसे में दोनों गाड़ी वालों को काफी गंभीर चोट आई है। 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। इंदरगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। तो बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को रौंद दिया, बाइक और स्कूटी सवार को पीछे से रौंदा। हादसे में दोनों गाड़ी वालों को चोटें आई हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इसी बीच जानकारी है कि 2 को काफी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया है। देखिए, इसका एक वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई है, जहां पर एक कार बेकाबू होते हुए वो भी मेन रोड में जा रही है और आसपास के जो भी बाइक सवार हैं, स्कूटी सवार हैं, छोटे वाहन चालक हैं, उनको टक्कर मारती हुई आगे निकल गई। इसी बीच 2 बाइक सवार जो थे उन्हें रौंद दिया पीछे से और इनकी स्थिति काफी गंभीर है, जिनमें 2 की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती है। तो अफरा तफरी का माहौल हुआ जिस वक्त ये पूरी घटना घटित हुई। और एक बार फिर से आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है, जब तेज रफ्तार बाइक और अन्य एक वाहन को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी और इस दौरान 2 लोगों की काफी स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जैन मुनि देखो, वो लोग निर्वस्त्र रहते हैं। तो हिंदुस्तान में तो ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है जिसमें रिसर्च करने की जरूरत है। आज सिरगिट्टी में कुम्हार समाज और राजिम में साहू समाज के द्वारा माता राजिम के महोत्सव मनाया जा रहा है और जिसमें दोनों कार्यक्रम में मेरे साथ गृह मंत्री जी और स्थानीय विधायक माननीय अमरीश जी दोनों उपस्थित रहेंगे। आप लोगों की तरफ से अमित शाह आज कोरबा के प्रवास में रहेंगे, बड़ा आम सभा भी कर रहे हैं, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जहां जिन जिन सीटों में चुनाव हारे हैं उनको पहले फोकस कर रहे हैं
उसी तहत आ रहे हैं। ये मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है 75 और कुछ। ये सर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है सर आपसे भी मुलाकात संभव है क्या शाम को? अब प्रोटोकॉल के हिसाब से तो मैं जाऊंगा ही, गृह मंत्री जी हैं तो शाम अभी रविंद्र चौबे जी जाएंगे 2 बजे और शाम को सियाप करने, क्योंकि सब मैं शाम को आ जाऊंगा तो मैं खुद रह जाऊंगा। सर बीजेपी के पूरे नेताओं का, क्योंकि राजनेताओं का जो फोकस है सर वो छत्तीसगढ़ में आ गया। छत्तीसगढ़ ही सबसे मजबूत है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहाँ पे सरकार अच्छी चल रही है। अब पूरे राजनीति का फोकस छत्तीसगढ़ में आ गया। क्या इसी सिलसिले का ये दौरा माना जाए, शुरुआत जो अमित शाह कर रहे हैं? अब जो जानकारी मैं पहले कहा कि वो लोकसभा की तैयारी के हिसाब से वो आ रहे हैं, विधानसभा के हिसाब से तो नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उनके अनुसांगिक संगठन जरूर प्रदेश के हिसाब से उन्होंने फोकस किया है और उन्होंने 2 मुद्दे जो उनके बहुत प्रिय मुद्दे हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, उसी को लेके चल रहे हैं और उसकी उनकी मास्टरी है। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो विभिन्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उसे कैसे अधिकार संपन्न बनाया जाए, इस पे हमारा फोकस रहता है। और इन 4 सालों में हम लोगों ने वही किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आमदनी में वृद्धि कैसे हो, या किसान हो, मजदूर हो, लघु उपसंग्राहक हो, आदिवासी हो, सभी वर्गों के आय में वृद्धि हो, और इसमें हमने फोकस किया और हमको सफलता मिली है। दूसरा ये है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पे हमने फोकस किया है। और चौथा है वो संस्कृति, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर जो प्राचीन हमारी जो संस्कृति है उसको हम लोगों ने न केवल बढ़ाने का काम किया है और उसे और दुनिया के मानचित्र में लाने की कोशिश हमारी रही है। सर राज्यपाल भी दौरे पर जाऊंगी करके कह रही है सर, आदिवासी समाज से जिलों के दौरे पर जाऊंगा, और ये भी कह रही है कि मैं निर्देश भी दूंगी वहाँ की स्थानीय प्रशासन को कि काम ठीक से हो, समस्याओं का समाधान हो। तो सर ऐसा लगता है कि क्या आप लोगों की तरफ से जो निर्देश दिया जा रहा है वो नहीं हो रहा? अब राज्यपाल जाएंगे तो निर्देश देंगे तो काम हो जाएगा? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने जो अधिकार है और कर्तव्य है उनको उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अभी जैसे राज्यपाल जी ने अतिक्रमण किया, राज्य सरकार से 10 सवाल पूछ रहे हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। विधानसभा से जो बिल पारित हुआ है उसे हस्ताक्षर करना चाहिए, वापस लौटाना चाहिए। कर्नाटक में अब 61% की सुनाई दे रहा है, 56 तो पहले था, अब 61 भी करने वाले हैं। वहां राज्यपाल दस्तखत कर रहे हैं, यहां राज्यपाल राजनीति कर रही है, राजभवन के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। अब दौरा करेंगे, समस्या का निदान करेंगे, मतलब ये मंत्रिमंडल है उनके सलाहकार के रूप में। यदि कोई आपके पास शिकायतें आती है, कोई जानकारी आती है, उसे आप सरकार को सौंप दें, सरकार से जानकारी लें, ये उनका कार्य है। वो फील्ड में जाके सीधा काम नहीं करेंगे, उसके लिए उसको मनोनीत किया गया है, यहाँ निर्वाचित नहीं है। और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि इन समस्याओं के, जनता की जो समस्या है उसके निदान करने का काम करे। तो कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका कार्य बटा हुआ है, संविधान के दायरे में रह के सबको काम करना है। तो ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है और उनका फील्ड में सीधा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये करने का नहीं है। यदि आपके पास कोई जानकारी आती है जरूर उसके बारे में जानकारी लें राज्य सरकार से। माइनिंग ब्लॉक में पिछले 1 साल में तेजी दिख रही है, करीब 12 का दानाबाजी हो चुकी है। जी पहले असर देखिए, जो राज्य की संपदा है उसमें आम जनता का अधिकार है। पिछले सरकारों में, पिछले समय भी खदान था, छत्तीसगढ़ बना उसके पहले भी खदानें थी, कोल ब्लॉक थे, आयरन ओर थे और बॉक्साइट थे, डोलोमाइट है, वो सबके यहाँ है छत्तीसगढ़ में, मिनरल की कोई कमी नहीं है। और उसी राजस्व को लेकर पिछली सरकार ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए, मतलब ठेकेदारों के लिए, बड़े लोगों के लिए काम करते रहे। हमारे पास जो संसाधन आए उसको आम जनता के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए ये सारी योजना बनाए, वितरण किए समाज में। और यही कारण है कि हमारे जो वित्तीय प्रबंधन है, हम लोगों ने कर्जा नहीं लिया। पिछली सरकार मध्य प्रदेश में देख लीजिए कितने कर्जे लिए। हमारा वित्तीय प्रबंधन इसलिए बेहतर है। ये सर जो आरक्षण का पेच फंसा हुआ है, इससे युवा कहीं ना कहीं काफी चिंतित है, क्योंकि भर्तियां हो नहीं रही हैं।
ऐसे प्रदेश के मुखिया होने के नाते आप युवा वर्ग से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, अपने अधिकार के प्रति सजग रहना चाहिए और हम युवाओं के लिए ये सारी योजनाएं लाए हैं। भर्तियां कर रहे हैं लगातार, पहले भी भर्तियां करते रहे, या स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, गृह विभाग हो, सभी विभागों में हम लोगों ने भर्तियां की और आगे भी करना चाहते हैं। उनको अधिकार, न केवल सरकारी नौकरी की बात है बल्कि अब तो कॉलेज के एडमिशन भी इससे प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार पूरी तरह सजग है और इसीलिए तत्काल हमने विशेष सत्र बुलाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी है, वो नहीं चाहती लोगों को उसका अधिकार मिले और इसी कारण से ये सारे जो पीछे दरवाजे से जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका नुकसान युवाओं को हो रहा है। किस तरह से सर पार पाएंगे सर ये लड़ाई, कैसे आरक्षण मिलेगा अंततः? देखिए, कुछ दिन इंतजार करिए, हम लोग भी देख रहे हैं, कोई रास्ता निकलेगा। तो गरियाबंद दौरे में जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और अब एक बार फिर से रुक करेंगे हम ग्वालियर की खबर का, जहां बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई और बाइक और स्कूटी सवार पीछे से रौंद दिया गया, जहां हादसे में दोनों गाड़ी वालों को चोटें आई हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसका वीडियो भी सामने आया है, सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। इंदरगंज थाना क्षेत्र की घटना है, 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ी, बाइक और स्कूटी सवार को पीछे से रौंदा, जिसमें दोनों गाड़ी वालों को चोटें आई हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर है ग्वालियर से। तो आप ये वीडियो देखिए, पूरा भरा हुआ रास्ता है, काफी यहाँ पर रश भी है और इस दौरान यदि इतनी तेज रफ्तार गाड़ी निकल रही तो जाहिर सी बात है इसकी चपेट में कई लोग आएंगे। और फिलहाल अभी तक कोई जान-माल के नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अपडेट मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। हादसे में 2 लोगों की हालत काफी गंभीर होने की बात कही जा रही है, निजी अस्पताल भर्ती किया गया। अब इसी दौरान जो कार चालक है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ी और कई लोगों को अपनी चपेट में लेते हुए निकल गई। 2 बाइक सवारों को, एक स्कूटी सवार और एक बाइक सवार को भी पीछे से रौंद दिया, जिनमें 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। तो खबर ग्वालियर से है, ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और आप देखेंगे कि काफी भीड़ भाड़ वाला ये पूरा इलाका है और ऐसा लग रहा है कि घनी मार्केट के बीच ये कार तेज रफ्तार में निकली और जैसे ही पूरा घटनाक्रम हुआ आसपास के लोग भागे मदद करने के लिए। कई लोगों ने वीडियो भी बनाए। सीसीटीवी कैमरे में जो घटनाक्रम कैद है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार बहुत ही तेज रफ्तार में है और लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। तो इंदरगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना, खबर ग्वालियर से। और इंदौर में कल से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। सम्मेलन के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है। प्रवासी भारतीयों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान डिनर भी करने वाले हैं और इस सम्मेलन में क्या रहेगा खास, आइए जानते हैं। इंदौर 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए सज धज कर तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक कलाकृतियों के साथ ही दीवारों को कैनवास बना दिया गया है। उन पर खूबसूरत पेंटिंग की गई है। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 66 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन की शुरुआत होगी। पीएम मोदी 9 जनवरी को सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इस आयोजन में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया की सांसद जनेटा मैस्करेन हास भी सम्मेलन में शामिल होंगे। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयोजन में शामिल होंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 10,000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए जा रहे हैं। प्रवासी भारतीयों को इंदौर की ऐतिहासिक धरोहरों और प्रमुख बाजारों के साथ ही स्वाद के लिए मशहूर सराफा बाजार और 56 दुकान चाट चौपाटी पर घुमाने के लिए हेरिटेज वॉक का आयोजन भी किया गया है।
सीएम शिवराज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचेंगे, जहां सीएम प्रवासी भारतीयों के साथ डिनर भी करेंगे। 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सीएम शिवराज 300 से ज्यादा उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। उद्योगपतियों को एमपी में निवेश के फायदों के बारे में बताया जाएगा। प्रदेश को प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अरुण त्रिवेदी इंदौर से लाइव जुड़ गए। अरुण, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं? मेहमानों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में होने जा रहा है। इसके लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। सभी जो चौक चौराहे हैं वो चाक चौबंद हो गए हैं, उन पर बढ़िया पेंटिंग कर दी गई हैं, तमाम प्रकृतियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 60 से 90 फीट के कटआउट भी पूरे क्षेत्र में आपको लगे हुए दिखाई देंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 7:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे और यहाँ पर वो अंबर गार्डन में फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर लीडर्स और डेलीगेट्स के साथ रात्रि भोज वो यहाँ पर करेंगे। इसमें प्रवासी भारतीय मंत्रालय के ACS हैं, वो भी शामिल होंगे। तो तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और पहला दिन जो होगा युवा प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर होगा, जिसमें युवा शामिल होंगे। और 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन वो 9 तारीख को करेंगे और 10 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और वो लंच भी उनकी तरफ से दिया जाएगा जो डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा 11 और 12 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है, जिसमें 200 से ज़्यादा उद्योगपति शामिल होंगे। तो इस दोनों आयोजनों से मध्य प्रदेश को काफ़ी उम्मीदें हैं कि इससे न केवल निवेश आएगा बल्कि मध्य प्रदेश, इंदौर और देश की ब्रांडिंग भी होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देश की ब्रांडिंग तो होगी और साथ ही साथ खास मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और अब बात करेंगे सीधी जिले से अहम खबर की, जहां महिला पंचायत सदस्य के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया। महिला सदस्य नीलम शुक्ला ने अपने पड़ोसियों पर चुनावी रंजिश की वजह के कारण मारपीट और लूटपाट का आरोप लगाया है। उन्होंने जिले के रामपुर थाना में तहरीर दी है। इसमें बताया गया कि उनके घर में करीब दर्जन भर से अधिक लोगों ने घुसकर उनके साथ मारपीट की और सोने चांदी के जेवरात समेत 50,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना में घर के 5 सदस्यों को गंभीर चोट आई है, जिसके लिए उन्होंने एसपी से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गुंडागर्दी हमारे घर में घुस के किए हैं। लाल भाई उमेश शुक्ला हैं, इन्होंने गुंडे बुलवाए थे रीवा से, मेरे घर में घुस के अभद्रता की। मैंने थाना में भी रिपोर्ट किया है, एसपी साहब से आज भी मिली हूँ। उन्होंने आश्वासन किया है कि पूरी कार्रवाई होगी। फरियादिया जो है जिन्होंने आकर के मौखिक रूप से यहाँ भी कार्यालय में भी आकर के अपनी शिकायतें जो है उसमें बताया है। हालांकि पुलिस ने इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया है, किंतु जो फरियादिया और अन्य जनप्रतिनिधिगण के आने के पश्चात उन्होंने और भी अन्य कई मुद्दे उसमें बताए हैं। उन सभी मुद्दों को इसमें जो है समाहित किया जाएगा और जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है फिर सारे के सारे तथ्य जो है उनकी शिकायतों जो भी है उसको समावेश करते हुए जो निष्पक्ष रूप से जो है इसमें विवेचना की जाए। और संवाददाता हरीश जुड़ गया। हरीश, महिला पंचायत के सदस्य के घर लूटपाट की कोशिश का मामला सामने आया है। 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है? बिल्कुल रेनू, जिस तरीके से पूरा वाकया निकलकर सामने आया है, इसमें सबसे हैरान करने वाला मामला यह है कि जिला पंचायत सदस्य जो भी महिला जिला पंचायत सदस्य हैं और उनके घर पे लोगों ने हमला किया बल्कि मारपीट की है और इसके साथ ही उनके साथ लूटपाट भी की गई है। और जो जिला पंचायत सदस्य महिला है उनका आरोप है कि हमारे पर्स में 50,000 रुपए नकदी रखा था, उसको लेकर उन्होंने लेके जो है लोग तो चले गए हैं। इसके साथ ही कुछ सोने चांदी के जेवरात भी उनके नहीं मिल रहे हैं, साथ ही घर में रखे सामग्री को भी जो है तो बदमाशों ने बिखेरने का काम किया है। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने रामपुर नेकी में की गई थी, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में गंभीरता नहीं लिया है। यही कारण है कि उन्हें अब जिला पंचायत सदस्य को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर और पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है।
चूंकि रामपुर लेकिन पुलिस जो है लूटपाट का मामला नहीं दर्ज की है, बल्कि सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज की है। ऐसे में जिला पंचायत सदस्य ने जो है तो निष्पक्ष कार्यवाही को लेकर एसपी से गुहार लगाई है कि मामले में निष्पक्ष कार्यवाही की जाए। ऐसे में अब देखना यह होगा रीनू की जिस प्रकार से यह कृत्य हुआ है, ऐसे में आगे पुलिस जो है क्या कुछ रुख अख्तियार करती है। रीनू, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है अब ये देखना होगा। हालांकि पंचायत सदस्य के घर पड़ोसियों के हमले का आरोप लगाया जा रहा है कि लूटपाट की कोशिश की गई है। सीहोर के इछावर थाने के झालकी में दो पक्षों में पहले विवाद हुआ और फिर हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के 3 लोग पथराव में घायल हो गए। पूरे गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद स्थिति नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि झालकी में पंच चुनाव में जीते और हारे प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच बवाल हुआ था। उसमें हार जीत को लेकर विवाद हुआ था, तो जो सरपंच, वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें पथराव हुआ है। इसमें सर एक पक्ष से दोषी हैं या फिर दोनों पक्ष से दोषी हैं, और चोटें किन को आई हैं? इसमें अभी जो पूर्व सरपंच के परिवार वाले हैं उनको थोड़ी चोट आई है, तो वो थाने भी आए हैं और उनके थाने पे आने से शिकायत पर एफआईआर की जा रही है, जिसमें बलवा की धारा है और जितनी भी सुसंगत धारा है उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। और संवाददाता प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, पूरा मामला बताएं, हिंसक झड़प की बात सामने आ रही है। रीनू, सीहोर जिले में पंचायत उप निर्वाचन का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, जिसके तहत पंचों का निर्वाचन हुआ है और उसी पंच की एक सीट की प्रतिष्ठा के प्रश्न को बनाते हुए गांव के एक ही वर्ग के 2 लोग, जो पक्ष के जो 2 गुट हैं, उनमें इस मामले में झालकी के अंदर विवाद हुआ और ये विवाद पहले आपस में विवाद हुआ, उसके बाद इनमें पथराव शुरू हो गया और जबरदस्त तरीके से पथराव हुआ। पूरे गाँव के अंदर सनसनी फैल गई, पूरे गाँव में अफरा तफरी का वातावरण निर्मित हो गया और जैसे ही सूचना पुलिस को इस पूरे मामले की मिली, पुलिस ने वहां पहुंचकर पूरी स्थिति को बामुश्किल नियंत्रण में किया। लेकिन अब फिलहाल गांव में पूरी तरह शांति, क्योंकि पुलिस के पूरे पिकेट्स गांव में लगे हुए हैं और दोनों ही पक्षों के विरुद्ध में इछावर थाने के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध हुआ है और दोनों पक्षों कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जानकारी के लिए। तो दोनों पक्षों के जो प्रत्याशी हैं, जीते और हारे प्रत्याशी समर्थकों में ये झड़प हुई थी और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि काफी हंगामे के आसार बनते हुए नजर आए थे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस एससी विभाग की नई कार्यकारिणी घोषित की गई। नई कार्यकारिणी में बनाए गए 7 उपाध्यक्ष, 25 नेताओं को प्रदेश संयोजक बनाया गया, 8 नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। 15 दिन पहले पुरानी कार्यकारिणी की गई थी निरस्त। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस एससी विभाग की नई कार्यकारिणी घोषित। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर नई कार्यकारिणी में बनाए गए 7 उपाध्यक्ष, 25 नेताओं को प्रदेश संयोजक बनाया गया है, 8 नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। 15 दिन पहले पुरानी कार्यकारिणी निरस्त की गई थी और नई कार्यकारिणी बनाई गई है, जहां 7 नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।